लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ाया था। ठीक है, क्या है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव? कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना को या चालक के गर्म होने की घटना को हम वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का ताप बढ़ जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और एक फॉर्मूला बताया था, H = I² RT अपॉन 4.18 कैलोरी, है ना। यानी कि R प्रतिरोध के चालक तार में I एम्पियर की धारा T समय तक प्रवाहित की जाए तो उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा I² RT अपॉन 4.18 कैलोरी होती है। क्लियर? इतना बताया था पहले से कि अगर किसी चालक R प्रतिरोध के चालक में या R प्रतिरोध के तार में I धारा T समय तक प्रवाहित की जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा I² RT अपॉन 4.18 कैलोरी होती है। और ये भी बताया था कि अगर R और T कांस्टेंट हो, यानी कि R और T को अगर हम नियत रखते हैं, ठीक है, तो जो ऊष्मा है वो करंट यानी कि धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। I और T को अगर हम नियत रखें तो जो ऊष्मा है वो चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। और अगर I और R को नियत रखें तो जो क्या कहते हैं ऊष्मा है वो समय यानी कि T के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अब मान लेते हैं कि I नियत है, I अगर क्या है? नियत है, तो ऊष्मा दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी, R और T पे। यानी कि चालक का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा और जितने समय तक ऊष्मा प्रवाहित होगी तो चालक का प्रतिरोध क्या, चालक से उत्पन्न ऊष्मा उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं कि यानी कि अगर हमें कोई ऐसा अनुप्रयोग करना है, कुछ ऐसा एप्लीकेशन चाहिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, इतनी हीट प्रोड्यूस हो कि चालक गर्म हो जाए। जैसे यहाँ पे जितने भी उपकरण की हम बात करेंगे सब में यही अनुप्रयोग है कि उसको इतना गर्म करना है कि वो श्वेत तप्त या रक्त तप्त हो जाए, मतलब चमकने लगे, कह सकते हैं उसको कि जलने लगे, इतना गर्म हो जाए। तो इतनी हीट प्रोड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए? ये रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। पहली चीज, इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, यानी कि प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। अब एक और बात, जब कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, यानी कि किसी भी पदार्थ की एक रासायनिक प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है कि उस पदार्थ का क्या होने लगता है? ऑक्सीकरण होने लगता है। यानी कि वो पदार्थ क्या करता है? अपना ऑक्साइड बनाने लगता है। ठीक है, अब ऑक्सीकरण होने के बाद उसका जो धात्विक गुण है वो खत्म होने लगता है। तो अगर ऐसी खाली प्रतिरोध अधिक होगा और ज्यादा देर तक ऊष्मा प्रवाहित करेंगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म करने के लिए चमकने लगेगा श्वेत तप्त या रक्त तप्त होकर, जिसके कारण उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होने लगेगा। यानी कि कुछ टाइम के बाद वो जो है मेटेलिक यानी कि धात्विक गुण उसका नहीं बचेगा, यानी कि वो एक अधातु की तरह से व्यवहार करेगा। यानी कि वहां पे अब जो है जो करंट फ्लो जिस तरीके से हीटिंग इफेक्ट था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, या कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। यानी कि जो प्रतिरोध हमें यूज करना है, जो चालक हमें यूज करना है, पहली चीज तो प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। दूसरी चीज कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि उसका ऑक्सीकरण ना हो। तो उस तरीके के कुछ तार हैं जिनका ऑक्सीकरण अदर धातुओं, दूसरी धातुओं के तुलना में कम होता है, जैसे टंगस्टन है, ये मिश्र धातु नाइक्रोम है। ठीक है, ये कुछ ऐसे चालक तार हैं कि जिनका प्रतिरोध तो अधिक होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी पहली चीज तो ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। दूसरी बात, एक प्रॉपर टेम्परेचर, एक श्वेत तप्त होने के बाद भी ये गलते नहीं है। भाई ये भी जानते हैं किसी भी चीज को गर्म करने पर क्या होता है? वो पिघलने लगता है। यानी कि जो एलिमेंट हमें यूज करना है, जो चालक हमें यूज करना है ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका प्रतिरोध अधिक से अधिक होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, वो पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि उसका अधिक, मतलब उसका जो ऑक्सीकरण है जितना हो सके उतना कम हो सका, मतलब जितना पॉसिबल हो, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि उसका ऑक्सीकरण हो ही ना। लेकिन फिर भी अगर हो रहा है तो अदर के कंपैरिजन में क्या हो? कम ऑक्सीकरण हो। ठीक है, दो प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए। और तीसरी एक प्रॉपर्टी आपको बताई है कि भाई पहली हो गई कि प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, दूसरा कि उसका ऑक्सीकरण ना हो, और तीसरा
उसका गलनांक जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि श्वेत तप्त या रक्त तप्त यानी कि लाल होकर चमकने लगे या सफ़ेद सफ़ेद चमकने लगे, तो इतना होने के बाद भी वो गले ना, क्योंकि अगर वो गल जाएगा तो सर्किट आपका, जैसे कोई भी वायर लगाया आपने, अगर ये गल जाएगा तो बीच से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद क्या हो जाएगा, सर्किट आपका खुला हो जाएगा, सर्किट बीच से टूट जाएगा, परिपथ टूट जाएगा, यानी कि फिर धारा प्रवाह रुक जाएगा, यानी कि जो भी डिवाइस जो भी उपकरण है आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था जो लास्ट क्लास में हम पहले से पढ़ चुके हैं। उसमें से 2-3 प्रॉपर्टी हमने बता दी कि हमको एक प्रॉपर आई और प्रॉपर टी पे, मतलब एक दिए हुए आई पे और टी पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट अगर प्रोड्यूस करनी है तो प्रतिरोध अधिकतम होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, वो ऑक्सीडाइज यानी कि उसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, और उसका गलनांक क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, यानी कि काफी ज्यादा अधिक गर्म होने के बाद भी वो गले ना, अन्यथा की स्थिति में क्या होगा, गलकर परिपथ बीच से टूट जाएगा, यानी कि परिपथ जैसे तार कोई ऐसे लगा हुआ है, ये गलकर बीच से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फिर जो करंट का फ्लो है वो रुक जाएगा और परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि जो भी उपकरण हम यूज करना चाह रहे हैं फिर उसका यूज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला उपकरण जो वैद्युत धारा की उसमें प्रभाव पर आधारित है, क्या है, वैद्युत बल्ब, है ना। यानी कि वैद्युत बल्ब क्या है, एक ऐसी युक्ति है, सभी लोग जानते हैं, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, घर में लाइटिंग यानी कि प्रकाश के लिए करते हैं, सभी को पता है। वैद्युत बल्ब का उपयोग हम लोग घरों में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है और इसका सिद्धांत क्या है, ये वैद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है। तो देख रहे हैं सभी लोग कि इसमें क्या है, एक कांच का एक खोखला गोला है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कांच का एक तरह से बल्ब है, या कह सकते हैं खोखला गोला है, जिसके बीच में निर्वात रहता है। इसमें क्या होता है, निर्वात रहता है, बल्ब के अंदर क्या रखा जाता है, निर्वात होता है, या फिर कोई अक्रिय गैस रखी जाती है। अभी बताएंगे ऐसा क्यों किया जाता है, निर्वात या अक्रिय गैस का क्या यूज है यहाँ पे। उसके बाद एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट यानी कि एक तापक तार या हीटिंग एलिमेंट कह सकते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित करने पे वो गर्म होता है। ठीक है, इसको एक कांच की ऐसे एक रॉड लगी होती है, सभी ने बल्ब देखा होगा, बल्ब में एक कांच की एक रॉड लगी होती है, जिसके ऊपर 2 स्टैंड नुमा वहाँ पे एक स्ट्रेट वायर लगे होते हैं, जिसके ऊपर इसको टिका दिया जाता है, और फिर इससे 2 चालक तार होते हुए बाहरी सिरे पे निकले होते हैं, और यहाँ पे लाख या कोई ऐसी चीज लगी होती है जिससे इसको यहाँ पे जाम कर दिया जाता है, इस तरीके से फिक्स कर दिया जाता है कि ये तार आपस में कनेक्ट ना हो, है ना। इसको कांच से होकर निकाला जाता है, और उस तार को पीछे यहाँ पे जस्ते के या एल्युमिनियम के टाके लगे होते हैं, जिससे इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है, जब इसको हम होल्डर में लगाते हैं तो ये जो टाके हैं इसके, ये होल्डर की पिंस के संपर्क में आ जाते हैं, है ना, ये होल्डर की पिंस के संपर्क में आ जाते हैं। अब होल्डर की पिन के संपर्क में आते ही अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो इस परिपथ में क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होता है, इस फिलामेंट में भी धारा प्रवाहित होती है, जो बेसिकली किसका होता है, टंगस्टन का होता है। ठीक है, बता चुके हैं टंगस्टन क्या है, एक हाई रेजिस्टिव वायर, एक उच्च प्रतिरोध का तार है, जिसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है और इसका ऑक्सीकरण भी कम होता है ना। अब इसमें धारा प्रवाहित करने से क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, कुछ टाइम में, वैसे बहुत जैसे आप प्रैक्टिकल इसको नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं वैसे ही बल्ब ये क्या का तार क्या होता है, गर्म होकर चमकने लगता है। तो पूरा प्रोसेस क्या है, जब इसमें करंट फ्लो करते हैं, इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण क्या होता है, ये श्वेत तत्व हो जाता है, जिसके कारण हमें प्रकाश ऊर्जा और उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें हमने बात की थी निर्वात या अक्रिय गैस करने की। ठीक है, तो निर्वात या अक्रिय गैस का ये यूज है कि अगर निर्वात होगा तो मतलब इसके बीच में ऑक्सीजन या इसके जो फिलामेंट यूज किए हैं उसका ऑक्सीकरण नहीं होने पाएगा। अक्रिय गैस यूज करेंगे तो वो तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, जो ज्यादा अच्छे बल्ब है उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें अक्रिय गैस भर दी जाती है, अदरवाइज उसके अंदर निर्वात रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, वैद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है, एक ऐसी डिवाइस है जो सभी लोग घरों में यूज करते हैं, किसके लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। रचना देखिए आपने, क्या है, एक कांच का खोखला गोला है ना, कांच का खोखला गोला है जिसके अंदर निर्वात या अक्रिय गैस रखी गई है, और एक फिलामेंट
एक फिलामेंट यानी कि टंगस्टन या कोई भी तापक तार जिसमें हमें क्या करना है, हीट प्रोड्यूस करनी है, उसको एक चालक तार से जोड़कर बाहर निकाल दिया जाता है। बीच में एक कांच की एक रॉड लगी होती है जिससे होकर जब तार को निकाला जाता है तो तार आपस में यहां पे ऐसे फिक्स रहते हैं कि आपस में एक दूसरे को टच ना करें, और बाहर यहां सिरे पे उसको कोई लाक या कुछ ऐसा लगा के इसको फिक्स कर दिया जाता है, और यहाँ पे जस्ते के टाके लगा दिए जाते हैं, यानी कि जो तार होते हैं वो जस्ते के टाके से जुड़े होते हैं, ताकि जब इसको हम किसी होल्डर में लगाते हैं तो होल्डर की जो पिंस है वो टाके से लग जाती है ना। उसके बाद जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो इस परिपथ में क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होने के कारण ये फिलामेंट क्या होगा, इस फिलामेंट में हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, ये श्वेत तत्व होकर क्या होगा, चमकने लगेगा, जिसके कारण यहाँ पे प्रकाश तथा उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, फिर एक रीजन और बचा कि इसमें निर्वात या अक्रिय गैस का क्या यूज है। निर्वात या अक्रिय गैस रखने का यह कारण है कि इसमें जो फिलामेंट लगा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण ना हो। तो ये बात हो गई वैद्युत बल्ब की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वैद्युत हीटर। हीटर क्या है, घरों में पता होगा सभी लोग यूज करते हैं, है ना। किसके लिए, खाना बनाने के लिए, हाथ सेकने के लिए, ठंडी में इसका यूज मतलब ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है ना। जाड़े में इसका यूज हम लोग हीट जनरेट करने के लिए, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए करते हैं। क्या स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली इसमें क्या होती है, एक चीनी मिट्टी की प्लेट लगी होती है जिसमें इस तरीके से क्या होते हैं, खांचे बने होते हैं ना। सभी ने देखा होगा हीटर, इस तरीके से खांचे बने होते हैं जिसमें इस तरीके से नाइक्रोम का तार यानी कि कॉइल्स ऐसे तार लगे होते हैं। ठीक है, और दो तार को लास्ट में यहां पे बाहर संयोजक उससे जोड़ दिया जाता है जिससे हम पर इसमें धारा प्रवाहित कर सके। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब इसको हम इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे तार, बेसिकली इसमें और कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्या होता है, एक तार होता है जो ऐसे सर्पिलाकार तार होता है, कुंडलीकार तार होता है, जो इसी कॉइल्स जो यहाँ पे खांचे बने हुए हैं उसी के बीच में भर दिया जाता है। तो जैसे ही क्या करते हैं हम, इस जो तार है, हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट है यानी कि जो तापक तार है, इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं, ये नाइक्रोम का तार होता है। किस चीज का होता है, नाइक्रोम का तार होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, गर्म होने लगता है, यानी कि यहाँ पे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण इसका ताप बढ़ने लगता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये रक्त तप्त हो जाता है। रक्त तप्त होकर ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, जिसका उपयोग हम खाना बनाने इत्यादि अन्य कामों के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि नाइक्रोम के वायर का क्या यूज है। नाइक्रोम का वायर बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, उसका ऑक्सीकरण बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हीटर की, यानी कि इसका भी जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो अगर वैद्युत हीटर का सिद्धांत पूछा जाए तो क्या है, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही हीटर आधारित है। क्या होता है इसमें, एक चीज जो मुख्य रूप से क्या होता है, एक चीनी मिट्टी की प्लेट होती है जिसमें एक सर्पिलाकार, ऐसे देखा होगा सभी ने, इस तरह का ऐसे कुंडलीकार तार होता है जिसको इसके बीच में खांचे में भर दिया जाता है, और उसके दोनों सिरे यहाँ पे संयोजक पे से जोड़ दिए जाते हैं जहां से हम इलेक्ट्रिक सप्लाई को देते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी कि यहाँ पे वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो तार हमने यूज किया है ना, जो कुंडली नुमा तार यूज किया है, उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ये क्या होता है, रक्त तप्त होकर चमकने लगता है। ये तार नाइक्रोम का इसलिए लिया जाता है, पहली चीज तो इसका गलनांक कम होता है, यानी कि बहुत जल्दी ये गलता नहीं है। दूसरी बात, इसका ऑक्सीकरण भी कम होता है। ठीक है, काफी समय तक यूज, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ऑक्सीकरण नहीं होता, क्योंकि अगर बिल्कुल ऑक्सीकरण ना हो तो वो प्रॉपरली हमेशा चलता रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये वायर क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, ये एलिमेंट हमें चेंज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि कुछ ऑक्सीकरण होता रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये काम करता है। ठीक है, मतलब नाइक्रोम क्या है, ऑक्सीकरण होता है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, तीसरा उदाहरण है, तीसरा अनुप्रयोग है वैद्युत प्रेस, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, है ना। सभी को पता है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, कपड़ों वगैरह पे इस्त्री करने के लिए, उसको प्रेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
सभी ने देखा होगा प्रेस कैसा होता है। इसमें सबसे निचली सतह जो होता है एक आधार, है ना, एक फ्लैट एक तल होता है, एक चपटा हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे हीट लेनी है इस प्लेट से, तो अगर हम इसको डायरेक्ट धारा इस प्लेट में अगर धारा प्रवाहित करके हम इसको गर्म करना चाहेंगे तो क्या होगा, हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहां तक आ जाएगी, इसके बेस तक आएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, करंट लग सकता है ना। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, जो बेस होता है तो बेस के ऊपर पहले कुछ ऐसा पदार्थ रखते हैं कि जो हीट को तो ट्रांसफर करे, हीट को तो बेस तक आने दे, है ना, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को ना आने दे। तो जो बेस होता है तो बेस के ऊपर पहले एक अब्रक की चादर बिछा दी जाती है। ठीक है, देखिए इसका जो फ्रंट व्यू है वो सामने यहाँ पे बना रखा हमने। ठीक है, तो जो बेस होता है बेस के ऊपर पहले अब्रक की चादर बना दी जाती है, रख दी जाती है। उसके ऊपर नाइक्रोम के तार की जो कॉइल्स होती है उनको बिछा दिया जाता है। अब जब इसको हम सप्लाई देते हैं, इसको जब इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है, यानी कि इसके तापक तार में जब वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। वो हीट प्रोड्यूस जो होती है वो अब्रक की चादर से होते हुए कहाँ पहुंच जाती है, इस प्रेस के बेस में पहुंच जाती है, जिससे ये गर्म हो जाता है, जिसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 उदाहरण जो हैं, जैसे हमने वैद्युत बल्ब, हीटर, वैद्युत प्रेस, ये सभी क्या है, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। यानी कि सभी का सिद्धांत क्या है, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है सारे। ठीक है, और सभी में एक कॉमन पॉइंट क्या है कि सभी में एक हीटिंग एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा वायर यूज किया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो और वो श्वेत तप्त या रक्त तप्त होकर चमकने लगे, है ना, इतना गर्म हो जाए कि वो प्रकाश ऊर्जा देने लगे, है ना। जैसे इन दोनों में हमने क्या बताया था, ये रक्त तप्त हो जाते हैं, यानी कि ये लाल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा ऊर्जा को, ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। और ये इतना गर्म हो जाता है कि ये श्वेत तप्त हो जाता है, सफेद होकर ये चमकने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से वैद्युत बल्ब से हमें क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश ऊर्जा मिलती है। हीटर से हमें क्या मिलता है, ऊष्मा मिलती है। और प्रेस में क्या होता है, ऊष्मा का ही उपयोग हम करते हैं, यहाँ पे भी ऊष्मा प्रोड्यूस होती है जो प्रेस के नीचे लगे बेस को गर्म करती है। ये सभी किस पे आधारित है, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। यानी कि जो कल फॉर्मूला एक बताया था H=I²RT/4.18 कैलोरी, है ना, तो उस फॉर्मूले से यहाँ पे क्लियर हुआ कि जितने टाइम तक हम धारा प्रवाहित करेंगे और इसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। यानी कि इन सभी उपकरणों में जो हम एलिमेंट यूज करेंगे, है ना, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, उन सभी का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। जैसे, और उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण कम से कम होना चाहिए। मतलब या पॉसिबल तो नहीं है कि बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल ऑक्सीडेशन नहीं होगा, हर चीज का एक प्रॉपर टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा चालक होना चाहिए, ऐसा प्रतिरोध तार होना चाहिए कि जिसमें ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, और तीसरा इसका गलनांक क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये ना हो कि ये गर्म होकर तुरंत पिघल जाए, और पिघलने से क्या होगा बताया भी, जैसे कोई भी तार बीच से पिघल गया, पिघल के क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो इसमें धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी, यानी कि फिर यहाँ पे ये उपकरण जो भी डिवाइस है वो हमारी काम नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे फ्यूज तार, यानी कि फ्यूज क्या है। ठीक है, फ्यूज क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग घरेलू परिपथ में वायरिंग की सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। तो समझते हैं पहले कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। देखिए, कभी कभी परिपथ में शॉर्ट सर्किट के कारण या जिसको कहते हैं लघुपथन या ओवरलोडिंग, इसकी वजह से परिपथ में धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे समझ लेते हैं, किसी परिपथ में जैसे जो वायर होते हैं उसका जो विद्युत रोधी आवरण होता है, जो आइसोलेशन होता है ना, वो अगर क्या हो जाए, हट जाए, यानी कि जो तार होते हैं तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक की एक लेयर चढ़ी होती है, अगर किसी तरीके या किसी भी कारणवश अगर ये अलग हो जाए तो दोनों तार क्या होंगे, आपस में चिपक जाते। ऐसे 2 वायर चलते हैं, है ना, सभी को पता होगा, इस तरीके से 2 वायर होते हैं और दोनों के ऊपर क्या लगा होता है, एक विद्युत रोधी आवरण लगा होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से पृथककृत रहते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश अगर ये आवरण हट जाता है तो दोनों तार आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। इसके कारण परिपथ में क्या होता है, धारा का मान अत्यधिक हो जाता है, धारा का मान
अत्यधिक हो जाता है। तो पहला कारण क्या है धारा के बढ़ने का? शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु पतन के कारण। कैसे हो सकता है? अगर जो तार का विद्युत रोधी आवरण है वो किसी कारण से हट जाए तो दोनों तार क्या होते हैं? एक ही में चिपक जाते हैं। या ओवरलोडिंग यानी किसी भी परिपथ में क्या किया जाए, सारे उपकरण एक साथ या बहुत ज्यादा ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट चला दिए जाए कि परिपथ में बहुत ज्यादा लोड हो जाए। इस कंडीशन में क्या होता है? परिपथ में धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओवरलोडिंग के कारण भी परिपथ में धारा का मान बहुत बढ़ जाता है और शॉर्ट सर्किट के कारण भी परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा भाई? ये आपने पढ़ा है H = I²RT, है ना। एक प्रॉपर रेजिस्टेंस और टाइम के लिए अगर I का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होगी। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से जो परिपथ में उपकरण लगे होते हैं वो क्या हो सकते हैं? जल सकते हैं, खराब हो सकते हैं ना। तो इसकी सुरक्षा के लिए यानी कि जो परिपथ में जो उपकरण लगे होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसी युक्ति होनी चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि धारा का मान एक अधिकतम मान से ज़्यादा होने पर परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाए। तो उसके लिए परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में एक फ्यूज लगा दिया जाता है। ये फ्यूज क्या होता है? एक सिंपल सा एक मिश्र धातु का एक तार होता है। मिश्र धातु का एक तार होता है जिसका गलनांक कम रखा जाता है। अब इससे क्या होगा? जैसे मान लेते हैं किसी शॉर्ट सर्किट या किसी भी कारण से परिपथ में धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब जब धारा का मान बहुत ज्यादा मतलब एक प्रॉपर लिमिट, एक जैसे मान लेते हैं कि किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा, हम चाहते हैं कि 5 एम्पियर से धारा किसी परिपथ में प्रवाहित ना हो। हम चाहते हैं किसी परिपथ में 5 एम्पियर से ज्यादा धारा होने पर परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाए। तो ऐसा फ्यूज वायर लगाएंगे कि वो 5 एम्पियर धारा पे इतनी ऊष्मा यानी कि इतनी हीट प्रोड्यूस करे कि ये गल जाए। जब ये फ्यूज वायर इस तरीके से जैसे गल जाएगा तो बीच से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब जब ये बीच से अलग हो जाएगा तो जिस भी परिपथ में जुड़ा होगा उस परिपथ में जो वैद्युत धारा का प्रवाह है वो रुक जाता है। इसके कारण जो बाकी उपकरण है वो खराब होने से बच जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, समझ सकते हैं फ्यूज तार क्या होता है? एक मिश्र धातु का कम गलनांक वाला तार होता है जिसकी ये खासियत होती है एक निश्चित करंट, एक निश्चित धारा के एक निश्चित मान से ज्यादा धारा प्रवाहित होने पर उसमें इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि वो गल जाता है और उसके बाद वो परिपथ में धारा के प्रवाह को रोक देता है। क्लियर? तो फ्यूज तार के बारे में इतनी बात समझिए पहले कि फ्यूज तार क्या है। फ्यूज तार एक मिश्र धातु का कम गलनांक वाला एक ऐसा तार होता है जिसमें एक निर्दिष्ट मान से ज्यादा धारा प्रवाहित करने पर इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि वो गल जाता है। गलने पर क्या हो जाएगा? वो बीच से टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि परिपथ में धारा के प्रवाह को रोक देता है। ठीक है, तो मान लेते हैं जिस भी वैद्युत परिपथ की हमको सुरक्षा करनी है, जिस परिपथ में हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर लिमिट से ज्यादा, एक निश्चित धारा से ज्यादा धारा प्रवाहित ना हो। मान लेते हैं हमारे घरों में, हमारे परिपथ में वायरिंग में ऐसे उपकरण लगे हुए हैं जिसमें कोई भी उपकरण ऐसा नहीं है जो 10 एम्पियर से ज्यादा, सपोज करते हैं जितने भी उपकरण हैं वो सब 10 एम्पियर तक के करंट को सह सकते हैं, उससे ज्यादा के करंट को सह नहीं सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम ऐसा फ्यूज वायर लगा देंगे कि जैसे ही 10 एम्पियर की धारा हो वैसे ही इससे ऊपर धारा होने पर इतनी ऊष्मा हो कि फ्यूज वायर क्या हो? अलग हो जाए। और उसके बाद क्या हो? जब अलग हो जाएगा तो उसमें धारा का प्रवाह, धारा का जो मान है, धारा का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा। इसकी रचना देख लीजिए, ऐसे होती है, कुछ इस तरह से सिस्टम होता है इसका। एक चीनी मिट्टी का एक ब्लॉक होता है जिसमें खांचे बने होते हैं और एक और होता है जिसमें मेटेलिक क्लिप लगी होती है। यहाँ पे भी एक मेटेलिक क्लिप लगी होती है जिससे तार को हम सर्किट में जोड़ देते हैं। ये आपका एज इट इज ऐसे परिपथ में जोड़ दिया जाता है। उसके बाद इस क्लिप पे हम फ्यूज वायर बांध देते हैं, इस क्लिप पे हम फ्यूज वायर बांध देते हैं। अब जैसे ही ये जो क्लिप है इस ब्लॉक के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। किसी कारण ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के कारण अगर परिपथ में क्या कहते हैं धारा का मान बहुत ज्यादा होता है, मतलब एक निर्दिष्ट मान से ज्यादा होता है, तो जब फ्यूज वायर गल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये परिपथ यहां से ब्रेक हो जाएगा और परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाएगा। फिर इसको क्या करना होता है? इसको निकाल के फिर से दूसरा तार लगा के इसको परिपथ में लगा दिया जाता है और परिपथ में धारा का प्रवाह फिर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? यानी कि फ्यूज वायर क्या है?
फ्यूज वायर धारा को कंट्रोल नहीं करता है, धारा को क्या करता है, एक तरीके से एक अधिकतम मान से ज्यादा होने पर धारा के प्रवाह को रोक देता है। फिर उसके बाद अगर हमें फिर से परिपथ में धारा प्रवाहित करनी है तो हमें फ्यूज को निकालने के क्या करना पड़ेगा, फ्यूज वायर उसका बदलना पड़ेगा, फिर उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए परिपथ में एक फ्यूज हमने लगा रखा है, फ्यूज वायर का सिंबल है, ठीक है, उसका प्रतीक है। जैसे मान लेते धारा एक निश्चित मान से ज्यादा हो जाएगी तो ये गल के अलग हो जाएगा, सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा, हम इसको निकाल लेंगे और फिर से दूसरा तार लगा के इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। लेकिन आजकल फ्यूज का उपयोग बहुत कम हो गया है, अब एमसीबी का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी ये खासियत होती है कि एक बार टिप करने के बाद इसमें तार बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आपको फिर से टिप मतलब ऑन करने, एमसीबी जो है अपने आप एक तरीके से कह सकते हैं ऑफ हो जाती है, जिसे हम फिर से ऑन कर सकते हैं। यानी कहीं पे भी लघु पतन, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की घटना होगी तो फ्यूज वायर में क्या होता था, फ्यूज वायर गल जाता था, हमें उसको निकाल के वायर फिर से चेंज करना पड़ता था। एमसीबी क्या करती है, ऑफ हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिसकी वजह से क्या कहते हैं एमसीबी ऑफ हुई है, मतलब कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग हुई है, उसको ठीक करके हम एमसीबी फिर से ऑन कर सकते हैं। ठीक है।